हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीए पार्ट 2 का जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, पेपर 3 का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कौन क्वेश्चन दोस्तों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं। सब्जेक्टिव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सल्तनत सल्तनत काल के इतिहास लेखन का विवेचना करें, या दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोत का विवरण दें। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना है। 17 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास कला हिस्टोग्राफी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ तो उस समय उसके बाद भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन आ गया। सल्तनत युग में इतिहास कला पर आधारित बहुत से ग्रंथों की स्थापना हुई। मुस्लिम इतिहासकारों ने ऐतिहासिक लेखन में गहरी रुचि दिखाई और उन्होंने अपने समय का सजीव इतिहास लिखने का प्रयास किया। अरबों की सिंध विजय 712 ईस्वी के समय जिन ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई वे अधिकांशतः अरबी भाषा में लिखे गए थे। अरबों के अतिरिक्त फारसी भाषा में थे। इस काल में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। अरबों की सिंध विजय का ऐतिहासिक वृत्तांत लिखने वाला पहला इतिहासकार मोहम्मद अली कुफी था, जिसकी पुस्तक चचनामा अरबों की सिंध विजय पर विस्तृत प्रकाश डालती है। इस समय का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार मोहम्मद मासूम था, जिसने तारीख सिंध नामक ग्रंथ की रचना की। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय का इतिहास हमें जेनुस अखबार, अब्बू सईद तथा किताब उल यामिनी उतबी, अब हबीब उल खलास अखबार खबंद आदि ग्रंथों से पता चलता है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में के बाद फारसी भाषा में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा चल पड़ी है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जो फारसी भाषा में हुई थी। कौन भाषा में दोस्तों? फारसी भाषा में समय थे। इस युग में सल्तनत तथा प्रांतीय इतिहास पर फारसी में बहुत से ग्रंथ लिखी गई। मुस्लिम इतिहासकारों ने राजकीय संरक्षण में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। इस युग की इतिहास कला इस्लाम से प्रभावित होने के कारण निष्पक्ष न रही। मुस्लिम इतिहासकारों ने अनेक स्थानों पर पक्षता पर लेखन भी किया। सल्तनत इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक क्या है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद खोदे हुए चीज़ को पुरातत्व कहते हैं। जैसे सिक्का, अभिलेख, खंडहर, स्मारक, ये सब क्या पुरातत्व के अंतर्गत आ गया। पुरातात्विक स्रोतों को हम निम्नलिखित भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला स्मारक आया, मुद्रा, अभिलेख, इस बार गया कि ना। देखिए, स्मारक में सल्तनत कालीन भवन, मूर्तियाँ, भग्नावशेषों से तत्कालीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। द्रविड़ शैली में निर्मित शैली कांचीपुरम का कैलाश मंदिर तंजावुर में राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया। बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राटों द्वारा बनवाए गए दक्षिण भारतीय मंदिरों के कल्प पर प्रकाश डालते हैं। मथुरा, उड़ीसा, अब्बो के मंदिरों से राजपूतकालीन स्थापत्य कला, मूर्तिकला और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पर डालता है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत, कुतुब मीनार आदि स्मारक गुलाम वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा किसी भी काल की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन। सल्तनत कालीन सिक्कों से तत्कालीन सुल्तानों और शासकों के समय की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरणतः मोहम्मद तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी से चलाने की योजना इस बात को स्पष्ट करती है कि आर्थिक दृष्टि से उसका काट संकटग्रस्त रहा होगा। इसी प्रकार सिक्के साम्राज्य विस्तार की जानकारी के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। सिक्कों से तत्कालीन शासकों की अभिरुचि, धार्मिक स्थिति, कला, व्यापार एवं साहित्य एवं वाणिज्य पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके बाद अभिलेख। सल्तनत काल के प्रारंभिक भाग विशेषकर दक्षिण भारत को जानने के लिए अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख शिला, स्तंभ, धातुओं, स्तूपों और मंदिरों की दीवारों पर प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति
का ज्ञान होता है। वंश क्रम तिथिक्रम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर संकल्प से संबंधित अभिलेख, चोलों के अभिलेख, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख दोस्तों तत्कालिक राजनीतिक गतिविधियों और प्रशासन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार समस्त विवेचन स्पष्ट करता है कि सल्तनत युगीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के लिए प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत कहीं कहीं पर संदिग्ध और अस्पष्ट हैं। 7वीं शताब्दी तक इतिहास लेखन में कालानुक्रम, घटनाओं का वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक कारण आदि की कमी रही। अब इतिहास के मोटा मोटे तीन स्रोत रहे। पहला साहित्य, दूसरा अभिलेख और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें तथा साहित्यकारों की कृतियाँ भी शामिल हैं। उसका महत्वपूर्ण कालानुक्रम, भारत में मुस्लिम शासक कालानुक्रम लिखने वालों में तुर्क या अफगानों एवं दरबारी इतिहासकारों को बादशाह के क्रियाकलापों को लिखने के लिए नियुक्त किए हुए थे। ये लोग 13वीं शताब्दी तक इन क्रियाकलापों को लिखने के लिए अरबी एवं फारसियन कविता में गद्यात्मक माध्यम अपनाए हुए थे। उनका कालक्रम सामान्यतः ठीक ही होता था, लेकिन वे इतिहास लेखन के मानवीय परंपरा की अपेक्षा सैद्धांतिक ही थी। वे कालानुक्रम राजनीतिक घटनाओं, जगहों, त्योहारों, प्रथाओं, दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन शैली पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे और साथ ही साथ नागरिक प्रशासन पर प्रकाश भी डालते थे। कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम ये थे: मिनहाज उस सिराज के त्याकब्त नर्सरी, जिउद्दीन बरनी के तारीख फिरोज शाही, मिनहाज उस सिराज के तवाकब्त नासिरी, सिराज नसीरुद्दीन के मुख्य काजी और सदर ए जहां सिराज की यह पुस्तक कलहन के ठीक के बाद की रचना है। तुर्की के आंतरिक भारत विजय का यह एकमात्र वृत्तांत उपलब्ध है। कुछ अन्य पुस्तकें जैसे फख ए मुहाबिर में भी इस पर विचार किया गया है, लेकिन यह पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के वृत्तांत तक ही सीमित है। मिनहाज की पुस्तक में पहल दिल्ली सल्तनत का कालक्रमिक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिउद्दीन बरनी की तारीख ए व्यवसायी और फतवा जहांदूरी। यदि बरनी हमारी सूचना के प्रमुख स्रोत है, तो उनकी तारीख फिरोसाई और फतवा जहांदूरी शीर्षक कृतियाँ उन विवादों की जड़ भी है जो उस युग से संबंधित आधुनिक इतिहास लेखन में परेशानी के कारण बनी हुई है। इन विवादों के मूल में केवल वे तत्व ही नहीं है जो उन्होंने दिए, वरना सामाजिक राजनीतिक सम्मान भी जिन पर उनकी रचनाएं बल देती हैं। अफीम के सम्य सिराज। वर्णी के रचना के लगभग 50 वर्ष बाद अफीम ने भी इसी नाम की पुस्तक लिखी। अफीम ने दावा किया कि उनकी रचना वर्णी के और इसलिए मिनहाज के भी कृति की पूरक है, किंतु इसका स्वरूप एक विधान भिन्न है, क्योंकि जिन हालातों में इसकी रचना की गई है वे एकदम भिन्न थी। मिनहाज के उत्तर भारत में तुर्की के राज्य स्थापित होने की कहानी क्रमबद्ध कर दी गई थी। वारणी में उसके संगठन तथा विस्तार के साथ साथ उसके पतन की शुरुआत का वर्णन किया है। इसके ठीक बाद ही सल्तनत के ढहते हुए ढांचे की तैमूर ने अंतिम धक्का देकर समाप्त कर दिया। अमीर खुसरो की तारीख ए हलाई एवं अन्य रचनाएं। उस काल के अन्य लेखकों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है। हालांकि वे इतिहासकार नहीं थे। उन्हें खुद 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला था। आरंभ में बलबन का बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। मंगोलों के साथ एक मुकाबला में मोहम्मद मारा गया। इस मुकाबले में अमीर खुसरो के भी बंदी बना लिया गया, लेकिन वे जेल से निकाल अमीर खुसरो जो उसको बंदी बना लेगा दोस्तों, लेकिन वे जेल से निकल भागे और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गए थे। वे कैकूबाद, जलालुद्दीन खलजी, मुबारक बादशाह और गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत सेवा में रहे। ऐतिहासिक विषय को लेकर उनकी पहली मंशनी किरान उन सैदून की वजह से उन्होंने 1289 ईस्वी में लिखी थी। इसने बुगान खान और उसके बेटे कैकूबाद के मिलन का वर्णन। इसमें दिल्ली, उसकी इमारतें, शाही दरबार, अमीर और अफसरों के सामाजिक जीवन के बारे में दलदल। इस द्वारा की रचना उन्होंने मंगोलों के प्रति घृणा भी प्रकट
प्रकट किए हैं। मिसला उल फतवा की रचना 1291 ईस्वी में की। इस रचना में उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, दब्बू के विद्रोह और उसका दमन, रंगथौर सुल्तान की चढ़ाई और झारखंड की विजय पर प्राप्त विजय की। खाजादुन उल फतवा में जिसे तारिक एलाई के नाम से जाना जाता है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्ष का चाटुकारितापूर्ण वर्णन है। यद्यपि यह रचना मूलतः साहित्यिक है, किंतु फिर भी इसका महत्व अपना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का समसामयिक विवरण कंबल इसी पुस्तक में है। आंशिक का संबंध गुजरात के राजा करनी की पुत्री देवरानी और यानी गुजरात के राजा थे, उसका पुत्री का नाम था देवरानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिलजी खान की प्रेम कथा से है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात तथा मालवा विजय के बारे में चर्चा की गई है। एक अन्य पुस्तक जहाँ हिंदुस्तान तथा उसके लोगों का अच्छा चित्रण हुआ है वह है नहीं निर् सिपिहार। इसमें मुबारक खिलजी का बड़ा चाटुकारितापूर्ण विवरण है। खुर्जों के अंतिम ऐतिहासिक मसनबी तुगलकनामा, इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख क्या है दोस्तों? अभिलेख इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और परंपरा और साहित्य के अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय और सबका ज़्यादा प्रामाणिक अखंडता प्रदान करता है। ये सभी विषयों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये समांतर धातु के प्लेट और पत्थर पर मंदिर, मस्जिद और मकबरे की दीवारों पाए जाते हैं। ये उर्दू, फारसी, तमिल, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। अभिलेख से महत्वपूर्ण सूचनाएं साथ ही साथ इसके लेखकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियाँ की भी जानकारी मिलती है। अभिलेख से तत्कालीन कौम या पद दोषों को सुधार जा सकता है, जैसे कुछ बंगाल के मुस्लिम सुल्तानों के अस्तित्व, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह इत्यादि। अभिलेखों से राज्य के कानून, लोक शिकायतों कर वसूली, कृषि, सिंचाई इत्यादि के बारे में जानकारी मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण मध्यकालीन भारत के सल्तनतकालीन इतिहास के लिए बहुत ही अहम स्रोत है। विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता का नाम उल्लेखनीय है। यह मुस्लिम यात्री पर रेहला नामक लिखा था। वह भारत 1333 से 1340 के साथ मोहम्मद तुगलक उसे काजी का नियुक्त किया गया और बौद्ध नीतियों के मूल्यांकन में मदद की थी। उन्होंने सुल्तान के द्वारा विदेशियों की आदर, सत्कार, न्यायपीढ़ी को प्रशंसा की। 1420 ईस्वी में इटली निवासी निकोलिम और भारत में विजय का नाम साम्राज्य में मिला गया था। और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। क्या इसने विजय नगर के शहर और उसके 7 किलो का दीवारों की मिट्टी की उर्वरता इत्यादि का वर्णन किया है। भारत मध्यकालीन इतिहास, खासकर सल्तनत काल के इतिहास के उपयुक्त स्रोतों के आलोक में यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि उक्त स्रोतों में अभिलेख ज़्यादा विश्वसनीय एवं प्रमाणित स्रोत हैं। वैसे साहित्यिक और विदेशी यात्रा के विवरण के सार्थक भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, तुर्की के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। यानी तुर्की का जो समय था उसका राजनीतिक दशा का वर्णन करें। तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीति एकता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। राजपूत काल के विभिन्न राजाओं ने सैन्य, शोकित और दिखावे की अधिक महत्व दिया और उस युग में कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो समस्त उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता को एक सूत्र में बांध रखता था। तुर्की के आक्रमण से पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी। कश्मीर, पहला है कश्मीर फ्रेंड्स। कश्मीर पर मौर्य और कुषाणों ने राज्य किया था। 6वीं शताब्दी में हुन सरदार मिहिरकुल ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 19वीं शताब्दी तक यहाँ करकोट वंश का शासन रहा। तत्पश्चात वहाँ उत्पन्न वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश में अवंती वर्मन और शंकर वर्मन नामक 2 महान शासक हुए। सन 1339 ईस्वी में लगभग शाहम्यार नामक एक